सभी बच्चों के लिए तीन लोक में रहने वाले जो जीव हैं उनके विषय में कुछ जानकारी लेते हैं और उसकी कुछ चर्चा करते हैं। आप लोगों ने तीन लोक का जो मैप देखा है उसमें अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, इन तीनों लोकों के बारे में तो जान लिया है और यह भी मोटा मोटा समझ में आ चुका है कि अधोलोक में नारकी जीव होते हैं, मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच होते हैं और ऊर्ध्वलोक में देवलोक होते हैं और सिद्ध भगवान होते हैं, है ना। यह उसकी एक स्थूल जानकारी है। सूक्ष्मता से जो बातें होंगी वो आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। और सभी को ये भी मालूम है कि गतियाँ चार होती हैं। कितनी होती हैं? कौन कौन सी? देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति, ये चार गतियाँ हैं। और इन चारों गतियों के जो जीव हैं, ये जीव इसी लोक में ही रहा करते हैं और लोक में भी जो मुख्य रूप से लोक नाड़ी बताई थी, लोक नाली, उसमें रहा करते हैं। अब उस लोक नाली में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फैले हुए, सब तरफ विस्तार को प्राप्त हुए किस गति के जीव होंगे? माने पूरे लोक में सर्वत्र फैले हुए जीव वो कौन सी गति के होंगे अगर आपसे पूछा जाए तो? चार गतियां हैं ना, सब जगह फैले हुए पूरे लोक में। लोक समझ गए ना, जब लोक की बात करें तो वो जो 14 राजू ऊंचा मनुष्य के आकार का वह जो लोक की आकृति बताई थी उसकी आपको याद आनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गति के जीव हैं जो पूरे लोक में अंदर जो है फैले हुए हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो आप सोच के बताओ, क्या बताओगे? मनुष्य गति। मनुष्य गति के जीव तो केवल छोटे से एक मध्य लोक में ही है, नीचे पूरा है, ऊपर पूरा है, सोचो। नारकी जीव तो केवल नीचे नीचे रह गए अधोलोक में। गति, गति पूछ रहे हैं ना, गति कौन सी? चार गति के जीवों में कौन सी गति के जीव, ये सब पूछ रहे हैं। देवगति तो ऊपर ऊपर हो गई, तो नीचे कहाँ है देवगति के जीव? सातवें नरक में कहाँ देवगति के जीव हैं? बहुतायत से जो जीव कौन सी गति के हैं जो सर्वत्र फैले हुए हैं? अगर आपसे कोई प्रश्न करे तो क्या उत्तर दोगे? अब तो फिर एक एक करके तो तुमने सब पूछवा ही लिया सब हमसे। मनुष्य गति उसके लिए मना कर दिया, फिर देव गति मना कर दिया, नरक गति मना कर दिया, तो अब क्या बचा? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो आपकी जो है ना चालाकी के हैं। तो वस्तुतः देखा जाए तो वो तिर्यंच गति के ही जीव होते हैं। कौन सी गति के? हाँ। तो अब आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि तिर्यंच गति के जीव सर्वत्र फैले हुए होते हैं? क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगाते कि तिर्यंच गति में कौन कौन से जीव आ जाते हैं। समझ आ रहा है? जो भी जीव एकेंद्रीय होते हैं, जो एकेंद्रीय जीव हैं, और उनमें भी एकेंद्रीय जीव कौन से होते हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक जीव। ये क्या कहलाते हैं? एकेंद्रीय जीव कहलाते हैं। और इन पांचों को एक साथ कहना हो तो हम कह देते हैं स्थावर जीव। क्या वर बोलते हैं? अगर हम केवल स्थावर बोल देंगे तो इससे क्या समझ लेंगे लोग? स्थावर कहने का मतलब क्या हो गया?
पृथ्वी भी आ गया, जल भी, अग्नि भी, वायु भी और वनस्पति। स्थावर कहने से पांचों कायिक जीव आ जाते हैं, है ना। तो स्थावर कहने से एक इंद्रिय जीव ही आता है, और एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के ही होते हैं। समझ आ गया? एक इंद्रिय जीव कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो यही एक इंद्रिय जीव जो हैं, जो 5 प्रकार के हैं, जिन्हें हम स्थावर जीव कहते हैं, या काय के रूप में कहें तो हम इन्हें स्थावर काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थावर काय वाले जीव। ठीक है ना। 2 ही प्रकार के जीव हैं, एक स्थावर काय वाले जीव और एक त्रस काय वाले जीव। काय कितनी होती हैं? मुख्य रूप से 2 होती हैं। कौन कौन सी? स्थावर काय और त्रस काय। ठीक है ना। अगर हम इसके और भेद कर दें तो काय हो जाती हैं 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। ठीक है ना। कैसे? स्थावर जो हमने कहा उसके अगर हम 5 भेद कर दें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, और त्रस का 1 भेद ले लें तो कितना हो गया? 6 काय के जीव कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? 6 काय के जीव, 6 काय के जीव। ठीक है। तो इनमें जो स्थावर जीव होते हैं वे स्थावर जीव ही पूरे लोक में फैले हुए रहते हैं। क्या समझ आ रहा? स्थावर जीव आपको पूरे लोक में फैले हुए मिल जाएंगे, है ना। और उन स्थावरों में भी यदि हम विशेष रूप से देखेंगे तो वनस्पति का एक जीवों का एक भेद होता है जिसका नाम है निगोद जीव। क्या नाम है? ये किसका भेद है? 5 स्थावरों में किसका भेद है? वनस्पति काय का, वनस्पति कायिक जीवों का, माने वनस्पति का ही एक ये भेद है। तो ये जो निगोद जीव है, ये निगोद जीव यही पूरे लोक में भरे हुए रहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपसे कहें तो कौन से जीव पूरे लोक में फैले हुए हैं सर्वत्र, तो कौन से जीव कहलाएंगे? निगोद जीव। समझ आ रहा है? और ये निगोद जीव कौन सी गति के जीव हैं? त्रियंश गति के, है ना। इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि कौन सी गति के जीव पूरे लोक में फैले हुए रहते हैं। तो क्या सॉल्यूशन निकल के आया? त्रियंश गति के। अब हम और डीपली पूछें कि त्रियंश गति में भी कौन सी जीव, कौन सी काय वाले जीव, क्योंकि त्रियंश गति में स्थावर काय भी आएगा और त्रस काय भी आएगा। तो कौन सी काय? स्थावर काय के जीव। फिर हम स्थावर में भी पूछें, स्थावर भी कई प्रकार के हैं, तो उसमें भी कौन से जीव? वनस्पति। फिर वनस्पति में भी कौन सा वाला वनस्पति? निगोद जीव। ऐसे बोलना पड़ेगा। आगे बात समझ में? कॉपी तो लाते नहीं आप लोग लिखने के लिए कुछ भी? सब दिमाग में रहता है? दिमाग में रह गया सब? हाँ, वैसे अगर सुनोगे तो सब दिमाग में रह जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। तो पूरे लोक में भरे हुए जीव अगर देखा जाए तो कौन सा जीव कहलाया? निगोद जीव, है ना। ये निगोद जीव ऐसे होते हैं जो पूरे लोक में कहीं पर भी रह सकते हैं, और ये निगोद जीव की ये विशेषता होती है कि ये अकेले नहीं रहते। क्या सुने? ये अकेले, एक जीव नहीं मिलता कभी भी। क्या होता है फिर? एक के साथ में अनंत जीव होते हैं। कितने? हाँ, मतलब एक जीव के शरीर के साथ में अनंत जीवों का भी उसमें वास रहता है। सुन रहे हो? क्या कहा? एक जीव के साथ अनंत जीव रहते हैं, है ना। तो ये अनंत जीवों का एक साथ एक, ये समझ लो, पिंड होता है, गुच्छा होता है ना। और उनमें जो अनंत जीव हैं उन सबका शरीर एक ही होता है। क्या समझ आ रहा है? शरीर एक है। कितने जीवों का?
अनंत जीवों का। और ऐसे जो गुच्छे हैं, ऐसे भी गुच्छे ये कितने अनंत हैं। ऐसे गुच्छे कितने हैं, मतलब ऐसे एक एक निगोद जीव के साथ में अनंत निगोद जीव और जुड़े हुए रहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? इनके लिए सबसे बड़ा दुख तो यही है कि इनको अपना शरीर भी अलग से नहीं मिलता। शरीर तो एक है और जीव उसके मालिक अनंत हैं। तो फिर क्या होगा जानते हो? एक मरेगा तो सब मरेंगे। एक श्वास लेगा, श्वास से मतलब उसकी जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया जो होगी, एक श्वास लेगा तो अनंत श्वास लेंगे। एक को जिस तरीके का आहार मिलेगा तो अनंत को मिल जाएगा, और एक जिएगा तो उसके साथ में अनंत और भी वहां पर जिएंगे। सुन रहे हो? इसलिए इनको बोलते हैं साधारण शरीर वाले जीव। इन निगोद जीवों का शरीर कैसा कहलाता है? साधारण शरीर कहलाता है। साधारण का मतलब हो गया कॉमन। अनंत जीवों का एक कॉमन शरीर होता है। सुन रहे हो? ये किस लिए सुनाया जा रहा है आपको भी धीरे धीरे बताएंगे। हैं? समझ में आ गया ना इतनी बात? तो सबसे बड़ा जीवों का जो गोदाम है, गोदाम समझते हो? हैं? स्टोर करने वाला, जीवों को जहां पे सबसे ज्यादा अनंत अनंत जीव रहते हैं, वो कौन सी पर्याय, कौन से जीव? कोई आपसे पूछे, पहले आप तो समझ लो। हैं? तो वो कौन से जीव हैं? निगोद जीव हैं। समझ आ गया? क्योंकि वह निगोद जीव अनंत जीवों के साथ में रह रहे हैं, और ऐसे अनंत निगोद जीव हैं जिनके साथ में अनंत और निगोद जीव जुड़े हुए हैं, और इन्हीं से पूरा का पूरा ये लोक भरा हुआ रहता है। अब आप समझ लो कितने अनंतानंत जीव हो गए। अनंत नहीं, कितने हो गए? अनंत अनंत जीव हो गए। इसी कारण से संसार में कभी भी जीवों का अंत नहीं होता। जीव तो वैसे कभी समाप्त होता ही नहीं, लेकिन अगर जीवों का मोक्ष भी हो जाता है तो संसार का कभी अभाव नहीं होता। संसारी जीवों का कभी भी अभाव नहीं होता। सुन रहे हो? इतने जीव हैं। आपसे कोई पूछे हम सब जो यहाँ इस मनुष्य जन्म को लिए हुए बैठे हैं, हम सब कहाँ से आए हैं? तो आप कहोगे हम कुछ पिछली पर्याय में कुछ थे, वहाँ से आए। उससे भी पहले क्या थे? 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 समझ आ रहा है? और जहाँ बात लास्ट पर जाकर के टिकेगी उसका नाम कहलाएगा निगोद जीव। सुन रहे हो? दिमाग चल रहा है कि नहीं? हम सब निकल करके कहाँ से आए हैं? निगोद के जो गोदाम है, खान है, उन अनंत अनंत निगोदों के जो गुच्छे हैं, उनमें से बच करके निकल करके आ पाए हैं। समझ आ रहा है? हाँ। हर कोई जीव जो संसार में दिखाई देगा वो कहाँ से निकल करके आया? निगोद से निकल करके आया। ठीक है? ये जान लो खदान कहाँ है, जीवों की खान कौन सी जगह पर है। समझ आ रहा है? और वहां पर सुविधा कुछ नहीं है। इतना छोटा सा वो जीव का शरीर होता है कि उसका अस्तित्व भी पता नहीं पड़ता है कहाँ है वो। समझा? लेकिन है। और वो कैसा है? अनंत जीवों के साथ में है। सुन रहे हो? और पूरे, जैसे आप यहां बैठे हो तो आपको यहां पूरा खुला आकाश दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा ना, यहां पे कोई जीव नहीं दिख रहे,
लेकिन यहां पर वो सब अनंत जीव भरे पड़े हैं। जन्म भी लेते रहते हैं, मरते भी रहते हैं, उनकी आयु तो बहुत थोड़ी सी होती है, समझ आ रहा है? और वे अनंत एक साथ जन्म लेते हैं, अनंत एक साथ मरते रहते हैं। ऐसा जन्म मरण पूरा जो 14 राजू बड़ा लोक है उसमें हमेशा यही करते रहते हैं। उसमें से निकलने का मौका तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब मौका कैसे मिलेगा? कोई खींच के निकालने वाला क्या उसमें से है? कोई ऐसा तो नहीं? कोई उस जीव को एक इंद्री से 5 इंद्री बना दे, 4 इंद्री बना दे, ऐसा तो नहीं? फिर कैसे बनेगा वो? ये बड़ी चीज है, समझ आ रहा है? ये समझ पाना कि वहां से जो वो जीव एक इंद्री, अब समझो एक इंद्री माने केवल एक स्पर्शन इंद्री, माने उसके ना तो नाक है, ना आँख है, ना कान है, ना शरीर है, ना हाथ है, ना पैर है, ना दिमाग है, कुछ भी नहीं है। क्या है? बस जैसे पेंसिल का छोटे से छोटा, बारीक से बारीक, जैसे तुम पॉइंट बनाओगे ना, बस उतना बड़ा वो सब, उतना उतना आप जीव समझ लो उसको।